कि समाजी इंसाफ कैसे मिले, तो बुनियादी मसला यह है कि नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि तमाम तबके जो भी हैं वो बराबरी पर आएं। जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक ना इंसाफ मिलेगा और ना ही लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी और उस जनगणना की बुनियाद पर यह महसूस किया गया कि इस देश में दलित और मुसलमान इनकी हालत बहुत ख़राब है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे संविधान सभा कहते हैं, ये बहस हुई कि इन तबक़ात को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे इनको बराबरी दिलाई जाए। तय ये हुआ कि 2 बुनियादी उसूलों की बेस पर रिजर्वेशन दिया जाए। एक थी शिक्षा और दूसरा था समाजी तौर पर पिछड़ापन। बाद के ज़माने में इस पर बहुत बहस हुई कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन बुनियादी मसला ये था कि ये 2 ही वजह ऐसी हैं जिसमें इंसान पीछे रह सकता है। एक समाजी कारण है और दूसरे तालीमी कारण हैं, शैक्षिक कारण हैं। और इन्हीं चीज़ों को संविधान सभा में बहुत ही शिद्दत से डिस्कस किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 मुस्लिम नेताओं ने उस रिजर्वेशन को नहीं होने दिया। एक थी बेगम एजाज रसूल और दूसरे थे कानपुर के रहने वाले। तो 2 लोगों की वजह से ये चीज़ ख़त्म हो गई और दलित भाइयों को वो रिजर्वेशन मिला। लेकिन इसमें भी एक बड़ा इशू है, बड़ा मसला है। वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, लेकिन उसमें भी इंटरप्रिटेशन की गलती थी, उसके बारे में सही से बताया नहीं गया। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, वो जनरल रिजर्वेशन की बात नहीं थी। तो एक तो गलतफहमी यहाँ पर पैदा हुई कि जनरल रिजर्वेशन को मान लिया गया कि बार बार कहा जाता कि 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और दूसरी परेशानी ये थी कि ये रिजर्वेशन विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदू कम्युनिटी दिया गया। अगर मैं आपकी तवज्जो पूना पैक्ट की तरफ कराऊं तो आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी कि पूना पैक्ट में अंबेडकर ने गांधी के साथ एक पैक्ट हुआ था और गांधी ने आमरण अनशन रखा था जेल में रहते हुए। पूना की जेल में थे वो। उन्होंने ये कहा था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये कहना चाहते थे कि रिजर्वेशन तो देंगे लेकिन बिटवीन द हिंदू कम्युनिटी देंगे। आज भी वो चीज़ प्रिवेल करती है और भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा कि मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई कि मैंने पूना पैक्ट किया, क्योंकि अगर कोई दलित अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो जो सहूलत उसे रिजर्वेशन की मिलती है वो रिजर्वेशन की सहूलत मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा से हिंदुइज्म में आ जाता है तो उसको वो सहूलत फिर से जारी हो जाएगी। इसका एक और नुकसान हुआ कि इतने ज़माने से 75 सालों से रिजर्वेशन होने के बावजूद हालत में उतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आप ये देखिए कि तमाम, चाहे वो संसद हो, चाहे वो असेंबलियां हों, विधानसभाएं हों, नीचे के स्तर पर हो, सब जगह रिजर्वेशन है। लेकिन क्या वो रिजर्वेशन आखिरी आदमी तक जो गांधी चाहते थे उस तक पहुंच रहा है, उसका फ़ायदा पहुंच रहा है? इसमें एक बात ये भी थी कि जो एक बार इस फैसिलिटी को अवेल कर लें दोबारा उनको उसका फ़ायदा ना मिले। लेकिन इस बात को भी नहीं माना गया और ये कहा गया कि नहीं, दलित की बुनियाद पर दिया जाएगा। अब दलितों में भी सामंत पैदा हो गए। इसी तरह मुसलमान तो उससे पीछे कर दिए गए, क्योंकि
1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर जो संविधान है उसकी धारा 341 जिसमें सबको रिजर्वेशन दिया गया था, उसको तब्दील कर दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, और ये कहा गया कि मुसलमान, क्रिश्चियंस, सिख और एक दो कम्युनिटी थी उनको उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाद में उसमें तरमीम की गई और सिखों को उससे अलग हटा दिया गया, सिखों को रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन मुसलमान और ईसाई इनको अभी तक वंचित रखा गया है। धारा 341 के तहत अगर कोई मुसलमान धोबी है और एक हिंदू धोबी है तो हिंदू धोबी को एससी का दर्जा मिलेगा, लेकिन मुसलमान धोबी को ओबीसी का दर्जा मिलेगा। ये भी मंडल कमीशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो आप ये सोचिए कि इस रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी के मुताबिक दलितों से भी बदतर है। वो शैक्षणिक के लेवल पर भी है, यानी एजुकेशन के लेवल पर भी, तालीम के लेवल पर भी, और समाजी सतह पर भी उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। आप ये सोचिए कि ये जो मौजूदा वक्त है, इस वक्त प्राइवेटाइजेशन पर बहुत ज़ोर है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधे सीधे है कि जो रिजर्वेशन मिलता था वो रिजर्वेशन अब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, वो किसी समाज सेवा के लिए काम नहीं करता। इस पूरे सिस्टम में जो तब्दीली थी वो तब्दीली ये थी कि शुरू में हिंदुस्तान के, भारत के जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये तय किया था कि हम जो डेमोक्रेसी बनाएंगे, जो जमहूरियत बनाएंगे, जो लोकतंत्र बनाएंगे, वो पार्टिसिपेटरी होगा, जिसमें सबकी नुमाइंदगी होगी। लेकिन हमने फर्स्ट पास पोस्ट इलेक्शन सिस्टम को अपनाया। हमने सबकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये है कि आज एक दलित, जिस कम्युनिटी का भी आदमी जीत करके संसद में जाता है, वो अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टी की बात करेगा, पार्टी लाइन की बात करेगा, पार्टी की लाइन से हट के बात नहीं कर सकता, अपने इश्यूज़ की बात नहीं कर सकता। लेकिन जो बुनियादी आइडिया था, आइडिया ऑफ इंडिया, वो ये था कि पार्टिसिपेटरी सिस्टम ऑफ जमहूरियत, लोकतंत्र होना चाहिए, यानी जिसमें तमाम उन तबक़ात की नुमाइंदगी हो जो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सिख हैं तो वो अपनी सिखों की बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो अपनी कम्युनिटी की बात वहाँ नहीं कर सकते, वो बंधे हुए होते हैं। इसी तरह कोई दलित हैं तो दलितों पे इतने अत्याचार होते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पार्लियामेंट में क्या किसी दलित लीडर ने उस इशू को उतनी गंभीरता से उठाया? क्यों? क्योंकि पार्टी की जो लाइन होती है उस लाइन से वो अपने आप को अलग नहीं रख सकते। इसी तरह मुसलमानों के इश्यूज़ पर, मुसलमानों की वैसे तो तादाद तमाम जितनी भी असम्बली और पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें धीरे धीरे घटती जा रही है। लेकिन जो लोग भी मौजूद हैं, क्या वो उन इश्यूज़ को उस तरह उठा पाते हैं? तो नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो सिस्टम ऐसा है जिसमें भागीदारी को जगह नहीं दी गई। हमने अभी, आपको याद होगा कि जो देश की सिक्योरिटी हैं, टॉप सिक्योरिटी, उन 90 लोगों में सिर्फ 2 लोग थे जो दूसरी कम्युनिटी से थे, वरना सब के सब उन 5% में हैं जिनको आप आलाजात कहते हैं, अगड़े कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये देश कैसे तरक्की करेगा, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, जब आप जो बुनियादी इंसाफ की बात है, जस्टिस की बात है, नेचुरल जस्टिस की बात है, जब उस जस्टिस को नहीं अपनाएंगे, जब उस पर, उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो भला कैसे होगा, सबको फ़ायदा कैसे मिलेगा? ये देश सबका है। जब सबका देश है तो सबको फ़ायदा भी मिलना चाहिए, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता
और इसलिए नहीं मिलता कि लोग अपनी पार्टी से बंधे हैं, अपनी कम्युनिटी से बंधे हुए नहीं हैं। अगर कम्युनिटी की भला वो नहीं कर सकते तो उस पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप उसका फैसला कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मुसलमान वंचित हैं, आज दलितों को रिजर्वेशन है लेकिन वो भी वंचित हैं। इसी तरह जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन अधिकारों को कैसे मिलेंगे उनको? वो अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि उनके साथ जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो सिस्टम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। वो सिस्टम नाइंसाफ़ी करवाता है और उसका नतीजा ये है कि आज का जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें आप देख लीजिए कि किस तरह की चीज़ें रोज़ बरोज़ हो रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पर गौर कीजिए, इस को आगे बढ़ाइए, इस बात को कि हम इस सिस्टम को तब्दील करने की बात करें, ना कि सिस्टम में रहते हुए बुराई को दूर करें। आप एक गंदगी में हैं, उस गंदगी को कैसे दूर करेंगे? जब तक उसको दूर न किया जाए, जब तक उसके रास्ते न तलाश किए जाएं, तब तक आप उस गंदगी को दूर नहीं कर सकते। तो रिजर्वेशन एक हल है नेचुरल जस्टिस का, लेकिन वो हल तब है जब भागीदारी हो, जब सरकार के हाथ में कुछ हो, क्योंकि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, सरकारी सेक्टर में है। और सरकार में जो जगहें खाली पड़ी हैं, मेरे पास पूरे डेटा हैं, चूँकि समय नहीं है मैं वो डेटा आपको नहीं बता सकता, कि जो जगहें खाली हो जाती हैं वो जगहें नहीं भरी जाती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी की कितनी जगहें खाली पड़ी हैं, दलितों की कितनी जगहें खाली पड़ी हैं, लेकिन वो नहीं भरी जा रही। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है, सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो आपको हक कैसे मिलेगा, आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे मिलेगा? सवाल यहाँ पर यह है कि हम कैसा समाज गढ़ रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं। अगर हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें सबकी सहभागिता हो तो फिर नेचुरल जस्टिस भी होगा और हम और आप बेहतर कंडीशन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।